बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं आपकी खिदमत में अजमल जामी। ट्रांसमिशन है बजट के सिलसिले में। कल हमने इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से भी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की। आज चूँकि बजट पेश होने जा रहा है, ये नई हुकूमत 9,000 अरब का बजट पेश करने जा रही है। इसमें खसारा 4,000 अरब से ज़ायद का है, जो कि एक रिकॉर्ड खसारा बताया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में पहले ही होशरुबा इजाफा हो चुका, बिजली की लोड शेडिंग है और बिजली मिल भी महंगे दामों रही है। तवानाई सेक्टर में भी बहरान का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में जबकि इन्फ्लेशन ऑन राइज़ है, देखना ये होगा कि बजट में आवाम के लिए कहीं से कोई रिलीफ का सामान होता है या नहीं। इस बजट के खिदोखाल क्या होंगे, इस बजट में अहदाफ क्या रखे जाएंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता होगा, देखने से ताल्लुक़ रखता होगा और आने वाले माली साल की समत का तयन भी करेगा। बजट के हवाले से इस ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन करें सीनियर तजिया निगार जनाब हबीब अकरम साहब, टैक्स उमूर जनाब उवैस साहब और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब की खिदमात भी आज हमें हासिल होंगी कि बजट के साथ साथ जो इसके सियासी पहलू हैं उस पर उनकी राय हम ले सकें। सरदस चलते हैं हम इस्लामाबाद, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खुसूसी शुएब निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आज सरकार ये बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले काबीना का इजलास भी होगा, उसकी मंजूरी दी जाएगी और फिर डेफिनेटली बजट स्पीच होगी पार्लियामान में, जिसके बाद बजट के खिदोखाल सामने आएंगे। लेकिन हस्ब मामूल बजट आने से पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स उसकी बुनियादी जो नुकात हैं वो आवाम के सामने ले आते हैं। शुएब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बजट के हवाले से क्या मालूम हो पाया आपको? अभी तो ये बताया जा रहा है 4,000 अरब से ज़ायद का ये खसारे वाला बजट है। इसका जो वॉल्यूम है वो 9,000 अरब तक जाएगा और पेंशन और मुलाजमीन की जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जिस पर तमाम लोगों की नज़रें होती हैं, उसमें भी कुछ इजाफे का इम्कान है, बताइएगा। जी कल हमारी जो है मिफ्ता इस्माइल साहब से बातचीत हुई थी बजट की तैयारी के हवाले से, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने IMF के दबाव के बावजूद जो है बड़ी कोशिश की है, तनख्वाहों में इजाफे की खुशखबरी मैं दूंगा। साथ साथ जो है वो जो जितने भी पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स हैं उनके विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर रिलीफ से मतलब भी इशूज़ आएंगे और जहाँ जहाँ उनका विद होल्डिंग टैक्स फंस जाता है उसको निकालने के लिए भी रास्ते बनाए जाएंगे। जो हमारी सोर्सेज से बातचीत हुई है उसमें ये बताया गया कि इनकम टैक्स के जो एग्जेम्पशंस हैं उनको महदूद किया जाएगा। तकरीबन 80 बिलियन की जो टैक्स एग्जेम्पशन जो इनकम टैक्स में दी जा रही हैं उनको कम किया जाएगा। हुकूमत जो है वो नए माली साल में तकरीबन 230 अरब रुपए के टैक्स मैयत लेने जा रही है और जो मजमूई तौर पर FBR का जो टैक्स टारगेट है उसमें 1100 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आएगा, ग्रोथ का भी आएगा और जो टैक्स मेजर्स हैं इनका भी आएगा। इसका मकसद यही होगा कि जो खसारा है उसको किसी हद तक काबू किया जाए 4282 अरब रुपये के ऊपर, और इसमें डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी होंगे, डेवलपमेंट के भी एक्सपेंडिचर भी होंगे। साथ साथ अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो एहसन इकबाल साहब का एक मैसेज भी आया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो फोकस करेगी पसमानदा इलाकों के अजला में, तकरीबन 10 अजला जो है जो पसमानदा तरीन है उनके लिए फ़ोकस किया जाएगा, नौजवानों के लिए फ़ोकस किया जाएगा। और नौजवानों के लिए जो HEC का बजट था जो 29 अरब पिछले साल था, 23 अरब खर्च हुआ था, इस साल 44 बिलियन जो है वो HEC को दिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर गवादर में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी 2.5 अरब रुपये की, जो 4 साल से पेंडिंग थी। इसी तरह इस्लामाबाद में AQ खान यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने भी ऐलान किया था उसके लिए पहले ही साल 2.5 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग के लिए भी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, तो जो हमारी बातचीत मुख्तलिफ सोर्सेज से हुई है, FBR से हुई है, प्लानिंग से हुई है, फाइनेंस से हुई है, उसमें लगता यही है कि जो हुकूमत के इकदाम हैं ये टफ तरीन इकदाम हैं। एक तरफ IMF का प्रेशर है, दूसरी तरफ आलमी मंडी की कीमतें हैं और तीसरी तरफ जो है वो खसारे इतने ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से इस बात का इम्कान है कि हुकूमत जो इकदाम करेगी इनसे जो है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट मज़ीद बढ़ेगा। और वैसे भी वाज़ेह है जब आप 1/3 जो है वो ऑयल प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दें, 1/3 जो है वो जब बिजली के प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पर आएगा। और ये इस बात का खदशा है कि आइंदा माली साल जो हुकूमत इकदाम कर रही है तकरीबन 18% तक इन्फ्लेशन पहुँचेगी, जो बड़ी मुश्किल होगी आवाम के लिए बेयर करना। और साथ साथ जब आप देख रहे होंगे कि खुदनी तेल मुसलसल बढ़ा जा रहा है, जो खादें हैं वो महंगी हो रही हैं, डॉलर जो है वो उसका रेट कहीं से कहीं जा रहा है, ऑयल प्राइसिंग का इम्पैक्ट कहीं से कहीं आ रहा है, तो ये हुकूमत को जो है मुसलसल फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी आवाम को रिलीफ देने के लिए। और रिलीफ के लिए ये ज़रा दोबारा वाज़ेह कीजिएगा, जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो आप बता रहे हैं 7,000 से ज़ायद का रखा गया, यानी इसमें फिर कोई 1,000 या 1,100 अरब का इजाफा किया गया है जो टारगेट रखा गया है? जी इस वक्त जो हुकूमत
जी, ये जो इस वक्त ये साल है, इसमें हुकूमत तकरीबन 6,100 अरब रुपए जमा करेगी, जबकि अगले साल जो है वो 7255 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया जा रहा है, यानी कि 1155 अरब रुपए का इसमें इजाफा किया जा रहा है। इसमें जो है वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आएगा, जो ग्रोथ का इम्पैक्ट है वो भी आएगा, साथ साथ जो है वो तकरीबन 230 अरब रुपए के टैक्स नए मैयस जो हैं वो हुकूमत लेने जा रही है, जिसमें ये ज़रा वाज़ेह टैक्स करें, exemptions जो खत्म की जाएंगी। 230 अरब के नए टैक्सेस हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो मैंने कुछ देखा था कि वो जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो रजिस्टर्ड है उसके सारिफ उसके ऊपर 1% और नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर 2%। इसके अलावा कौन सा शोबा है जिस पे ये टैक्स लगेगा? जी, यही बताया गया है कि इस वक्त चूँकि 80 अरब रुपए की इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस हैं, जो कि इस बजट में ख़त्म की जाने की तजवीज़ है, और ये तकरीबन जो टैक्स मैयर है उसका 1/3 है। इसी तरह जो है सेल्स टैक्स के अंदर इंक्रीज़ आएगा, कुछ कस्टम ड्यूटी के अंदर आरडी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आएगा। ख़ास तौर पे अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो सख्त सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, या गेम्स खेल के अर्निंग कर रहे हैं, गेम्स विन करके अर्निंग कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है जो बाहर से अर्निंग आ रही है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर उनके दफातर पाकिस्तान में हैं और वो रुपीज़ में पाकिस्तान में आके इनको पेमेंट्स करते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, तो इस टैक्सेस की शरह को भी बढ़ाया जा रहा है। जो 10 लाख से ज़ायद की आमदन है सालाना, इसके ऊपर भी टैक्स की शरह को बढ़ाया जा रहा है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, जो सुपर टैक्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ जो अभी आपने जिक्र किया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए जो पाकिस्तान से बाहर पेमेंट्स होंगी उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल बिज़नेस क्लास में होता है उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो 4 गुना किए जा रहे हैं, जबकि जो इंटरनेशनल बाकी ट्रैवल है उनके ऊपर भी जो है वो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो हुकूमत ये भी फोकस कर रही है कि सेल्स टैक्स के अंदर जो एग्जम्पशन हैं उनको महदूद किया जाए। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं जो रिमेनिंग है, अभी हुकूमत ने उनको जो है वो बैन से हटाया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पेट्स से मुतल्लिक जो है उनके टॉयज़ हैं, एसेसरीज़ हैं, उनका फूड है, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। इसी तरह जो लग्जरी आइटम्स के अंदर बाकी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी टैक्स को बढ़ाया जाएगा। और चूँकि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि मुख्तलिफ जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको टैक्स इंक्रीज़ करके जो आमदन है उसको बढ़ाया जाए। शुएब साथ रहे, हबीब अकरम साहब इस स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हबीब साहब, आप कुछ जानना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बजट को। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते ये बताएं कब तक फिर बजट स्पीच की तवक्को की जाए? क्या बता रहे हैं आपको हुकूमती ज़राए, अभी इस वक्त क्या चल रहा है? जी, 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। इसके बाद जो है वो 5 बजे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो होता है FBI की ब्रीफिंग, जो फाइनेंस बिल के ऊपर एक एक लाइन बताती है कि किस किस की चीज़ का कितना कितना टैक्स बढ़ा है या कितना कितना कम हुआ है। तो उसके बाद जो है वो तकरीबन 6 बजे सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी अवाम के ऊपर कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है इस बजट में। बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी, आपसे गाहे गाहे हम मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे इस्लामाबाद से, चूँकि आज बजट पेश होने जा रहा है। वैसे आपकी जानिब आता हूँ, क्योंकि वो जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा वो 6,100 अरब और उसमें इजाफा करना अगले साल के लिए 1,100 अरब, वो मुमकिन हो पाएगा? 7,255 का नंबर आजकल आ रहा है मीडिया के ऊपर कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, एज़ कम्पेयर टू जो पिछले साल 6,100 है। अच्छा, पिछले साल भी एक अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हुई, डिस्पाइट के हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कलेक्शन होती है वो ऑयल के ऊपर हो रही होती है, जो सेल्स टैक्स की मद में 17% मिल रहा होता है और वो गवर्नमेंट ने वेव किया हुआ था। अगर तो ऑयल की प्राइसेस कोई इंटरनेशनली कम होती हैं और गवर्नमेंट वहाँ पे कुशन मिलता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे 17% सेल टैक्स लगा लेती है और वो चीज़ें, तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा जंग होगा जो गवर्नमेंट को मिल रहा होगा। दूसरी तरफ जो है, देखें, जब भी आपका डॉलर टू रुपी पैरिटी बढ़ रही होती है, कि डॉलर महंगा हो रहा होता है, तो आपकी इंपोर्ट महंगी होती जाती है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट की मद में कलेक्शन हो रही होती है। तो जब आपकी इंपोर्ट महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को कलेक्शन जो होगी वो मिल जाएगी। लेकिन इंपोर्ट पर तो बैन है। नहीं, इंपोर्ट पे बैन नहीं है। इंपोर्ट देखें, इंपोर्ट आज भी हमारे यहाँ हो रही है और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। देखें, ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट है वो तो ड्यू टू इंपोर्ट ही है ना। आप पिछले साल में भी 54 अरब रुपए की तो आपकी इंपोर्ट, 54 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स थी जो आपकी हुई हैं पिछले साल के अंदर, तो वो इंपोर्ट कभी बंद हो नहीं सकती। तो इंपोर्ट तो होनी है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कलेक्शन होनी है। हाँ, गवर्नमेंट मैयर्स ले रही है कि जो नॉन आपके असेंशियल आइटम्स हैं या लग्जरी आइटम हैं, वहाँ पर कुछ उन्होंने अभी पिछले दिनों
दिनों में एक SRO इशू किया था कि उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट को बैन कर दिया है और कुछ आगे भी जाके वो शायद मेजर्स ले रही हो कि वो हो, लेकिन इंपोर्ट तो एसेंशियल जो होगी वो हो रही होगी और वो जैसे ही महंगी होगी वो हो रही होगी। दूसरी तरफ ये जो अभी इंट्रोड्यूस, जैसे आपके नुमाइंदा भी फरमा रहे थे कि शोएब निज़ामी साहब कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, और ये सारा इम्पैक्ट है जो विद होल्डिंग टैक्स की मद के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो कलेक्शन कर रही होती है, और वो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही होंगी वो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आता जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये जितने भी टैक्सेस के आ रहे हैं, एक और टैक्स भी हमने सुना था, क्योंकि जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में थे तो 2014 में इन्होंने एक लग्जरी टैक्स लगाया था जो 2 कनाल और बड़े के घरों के ऊपर और इसी तरह बड़ी गाड़ियों के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। तो हम सुन रहे हैं कि शायद फेडरल गवर्नमेंट कोई इस वक्त मैयर कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट भी जो बड़े घर हैं, या जिस तरह पहले एक वेल टैक्स का एक निज़ाम होता था कि जितनी एक प्रॉपर्टी अगर कोई किसी पर्सन के पास है तो उसके ऊपर भी एक वो टैक्स दे रहा होता था, तो आल्दो अब वेल टैक्स ख़त्म हो गया है, लेकिन अब वो शायद स्पेसिफाइड कोई एसेट्स के ऊपर में भी कोई इंट्रोड्यूस करवा दें, और उसकी भी एक शुनीद हो रही है, बहुत सारी जगहों के ऊपर आ रहा है कि शायद उसका भी टैक्स आ जाए। तो यहाँ से एक चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो आ सकती है। हबीब साहब थोड़ा सा आपकी जानिब में आता हूँ, लेकिन किसी और पर आए में मैं कल ही कहीं पढ़ा था कि न्यूजीलैंड में कोई 5 मिलियन की आबादी है, 50 मिलियन की आबादी है लगभग, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर जानवर मवेशी हैं और फॉर्म्स हैं, तो जानवरों की वजह से वहाँ पर मीथेन गैस काफ़ी उनके फॉर्म्स में पैदा होती है। तो न्यूजीलैंड सरकार ने मीथेन गैस की जो इमिशन है या उसको जो कंज्यूम करती है वो एनर्जी के लिए, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो क्या हमारे यहाँ सांस लेने पर टैक्स लगेगा? देखिए, जो इस वक्त हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का सिस्टम है ना, उसका प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी टैक्स देता है या वो आदमी काबू आता है जो पहले से टैक्स दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप और मैं, हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए वो तनख्वाहदार लोग हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा ही वो जिसे पंजाबी में कहते हैं टिबरी टाइट की जाएगी, हम ही से ज़्यादा टैक्स निचोड़ा जाएगा। तो लिहाजा वो लोग जो टैक्स के टैक्स देना यानी टैक्स नेट में आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहे, उसके लिए कोई सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हमारी जो कैश हैंडलिंग है, जिस तरह अभी ओवैस का इस पर काफ़ी काम है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इम्पैक्ट बताया अपने एक आर्टिकल में कि किस तरह अगर आप अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं दुकानों के ऊपर, उनको अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या इस तरह यानी डॉक्यूमेंटेड ले आए, सिस्टम के अंदर ले आए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पे कर दें, तो उससे आपको रियल इनकम का किसी भी दुकान का पता चल सकता है। अब हुआ ये था, यहाँ तो पर्ची चलती है, यहाँ पे पर्ची नहीं चलती, यहाँ पे बड़े कारोबारों में यहाँ पे एक ब्लैटेंटली उसको उड़ा दिया जाता है इस बुनियादी मेजर को। उसमें चोर कौन है? उसमें चोर है हमारा FBR, उसमें चोर है हमारी हुकूमत के जो मुख्तलिफ जो वज़रा हैं, एक सर्टन लॉबी है या आप उन्हें MNAs कहें, और हमारे ताजर। मसला ये है कि पिछली दफ़ा भी इमरान खान गवर्नमेंट में आला तरीन सतह पे ये नहीं हुए थे, आला तरीन सतह पे, जब मैं आला तरीन कह रहा हूँ, आला तरीन पे ज़्यादा जोर है, कंसेंसस के साथ कंसेंसस के साथ डिसीजन हुआ था कि 50,000 रुपये के ऊपर हम लाजमी तौर पे शनाख्ती कार्ड कर देंगे। उसका मतलब ये था कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें या अगर आपने नकद करें तो फिर शनाख्ती कार्ड भी दिखा दें। और फिर क्या बना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी पूरी की पूरी रियासत अपने घुटनों के बल पे आ गई। क्यों आई? उसकी वजह क्या थी? वो कौन लोग थे जो रियासत से तगड़े थे? वही तीनों फैक्टर्स जो आपने गिनवाए। अब बात यह है कि जब आपने टैक्स इकट्ठा करना ही नहीं है तो दरअसल आप तो टैक्स देने वालों से खराज वसूली का निज़ाम है ये। नए लोगों को आप टैक्स, जहाज़ में कौन जाएगा? ज़ाहिर है जहाज़ में हम जैसे लोग ही जाएंगे। आप उनके ऊपर मज़ीद टैक्स वहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है, जिन्होंने अपने रोज़गार के लिए कभी कराची जाना है, कभी मुल्क से बाहर जाना है। तो अब डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब काफ़ी सफ़र करते हैं अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, जहाँ से अब उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा दें। बात यह है कि आपने उन लोगों को सिर्फ निचोड़ना है जो एक्चुअली आपके सामने नुचड़ने के लिए तैयार है, और जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर सैलरीज। जहाँ तक नया टैक्स पेयर है, तो अगर आप मुस्लिम लीग नून से ये तवक्को रखें कि मुस्लिम लीग नून और हम नवाओं की जो हुकूमत है, ये अगर एक टैक्स पेयर भी नया ले आए तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एक मुआवजे की बात होगी। उसकी वजह यह है, डॉक्टर साहब एक आम फहम बात तो ये भी है ना कि नून लीग का जो वोट बैंक है वो ट्रेडर्स यूनियन वाले और जो
तजारत से आपका हमारे नंबर्स, अब अवैस करेक्ट मी इफ आई एम सर एक ब्रेक ना ले लो मैं पहले। एक मैं आपको नंबर देता जाऊँ कि हमारे यहाँ 12% है हमारे जीडीपी में जो है थोक और परचून का बिजनेस, और हमारा जो टैक्स वहाँ से आता है वो कितना है? बहुत कम है, बहुत कम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो है। इट्स नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल 12% हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, टैक्स वहाँ से कितना आता है? मालूम ही Negligible। नहीं। अच्छा मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ये बड़ी अहम डिबेट है कि जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको ही मजीद निचोड़ा जा रहा है, जो टैक्स नेट में फॉल नहीं करते उनकी नंबर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई वाज़ेह प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया, और हबीब साहब को खदशा है कि ना ही ऐसा कोई प्लान होगा और ना ही नए अफराद शायद टैक्स नेट में आएँ। बड़ी अहम डिबेट है, ये जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास हम जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब की जानिब रजू करने वाले थे। डॉक्टर साहब, आपने शुएब निज़ामी ने जो खिदोखाल बयान किए वो सुने, उवैस साहब का तबसरा, हबीब साहब का तबसरा कि वो जो टैक्स नेट में इजाफा है वो इस दौर में नामुमकिन है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, दो किस्म के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कोई ज़्यादा इजाफे का इम्कान नहीं होता। एक तो कुछ हमारी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसका बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चल रही होती हैं जिस तरह हमारी इकॉनमी ऑपरेट करती है, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। और अगर आप ज़्यादा ही कहना चाहिए मुखलिस किस्म के शहरी बन के किसी दुकानदार से कहें कि भाई यार ज़रा पक्की रसीद दो, वो कहता है कि जहाँ से मिलती है वहाँ से चीज़ ख़रीद लो। वहाँ से ये मतलब ये आम स्टैंडर्ड जवाब है कि भाई जहाँ से आपको रसीद मिलती है वहाँ से ख़रीद लें, हम तो यही कच्ची रसीद देंगे, लेनी है लें वरना जाएं। तो एक तो ये है कि ये जो अनासिर हैं, छोटी दुकानदार, मिडिल लेवल के और बड़े, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई भी हुकूमत जो है वो मजबूर होती है। फिर ये है कि आपके कनेक्शंस जो सिस्टम के अंदर हैं और उन कनेक्शंस को आप इन्वोक करके आप जो स्टेट के मामलात को कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसकी दो वजूहात हैं। देखिए, पहले तो ये है कि आपके यहाँ लीडरशिप में पॉलिटिकल विल नहीं है अपने फैसले को इन्फोर्स करने की। दूसरा ये है कि जो आपकी लीडरशिप है वो नेशनल लेवल की लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं। ये इस पार्टी का लीडर है, ये उस पार्टी का लीडर है, और वो जो लीडर चूँकि पार्टी का लीडर है, मुल्क का लीडर नहीं है, ओहदा चाहे उसने पूरे मुल्क का संभाला, वो चाहे वो वज़ीर आज़म, लेकिन औकात उसकी पार्टी के बाहर कुछ नहीं होती। तो वो होता ये है कि फिर वो सोचता है एज ए वज़ीर आज़म, एज वज़ीर ख़जाना, वो ये नहीं सोचता मुल्क की मफाद क्या है। ये सबसे पहले सोचेगा अच्छा मेरी पार्टी को किससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा, मेरी पार्टी को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। अच्छा, वो तो सारा मिडिल लेवल का बिजनेस और ये वो इन्होंने हमें वोट देना है, लिहाजा अच्छा चलो यहाँ इन बातों को कंप्रोमाइज़ कर दो। उसकी वजह से ये नहीं होता। दूसरा ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की हमें थिंकिंग नज़र आ रही है बजट के हवाले से, टैक्सेस तो बढ़ेंगे क्योंकि डेफिसिट है और वो उनको कहीं ना कहीं से कुछ तो पूरा करेंगे ना उसका। इस वक्त मेरे नज़दीक जो मोटिवेटिंग फोर्स है इस वक्त वो है IMF। गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंच गई है कि अगर हमने कुछ बाहर से कर्जे लेने हैं और मुल्कों से भी कर्जे लेने तो IMF की अप्रूवल ज़रूरत है। लिहाजा बजट में हर वो चीज़ डाल दी जाएगी जिसमें IMF से सेटिस्फाई हो जाए, IMF को सेटिस्फाई करना है। बाकी रहा उनमें से कुछ चीज़ें विड्रॉ कर लेंगे प्रेशर, अंडर प्रेशर के, जी हमें मजबूरी है, ताकि IMF को भी दिखाया जाएगा कि हम तो आपके साथ हैं लेकिन हमारी ये डोमेस्टिक मजबूरी है, ताकि कंप्रोमाइज़ हो। इस वक्त कंसिडरेशन ये है कि वो बजट होगा जो कि एक्सेप्टेबल IMF को हो, उसका आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट रेलेवेंट। वजह उसकी मैं बताता हूँ आपको रेलेवेंट क्यों नहीं है। पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा? 60 रुपये। पब्लिक रिएक्शन क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कितने जुलूस निकले मुझे ये बताएं। वो ठीक है, टीवी के आप वो ले जाएं अपना माइक और वो कहेगा जी लुट गए, पिट गए, मर गए, ये हो गए, उसके बाद वो पेट्रोल डला के वो निकल जाता है। देखिए, सवाल ये है कि पब्लिक रिएक्शन नहीं है, उसकी वजूहात कुछ और मैं आपको फिर बाद में बता सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अगर 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, हाँ, क्यों नहीं रिएक्शन आया? मैं बताता हूँ, वो एक दूसरा सवाल नहीं, मैं इसको आपको बता देता हूँ। अच्छा, और अगर अपोजिशन कोई एजिटेशन ऑर्गेनाइज करेगी, अगर फ़र्ज़ करो PTI सोच लेती है कि हम इस पर कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, तो फार्मूला वही है जो 25 मई, 24 मई, 25 मई और 26 मई को इस्तेमाल हुआ है कि आओ लड़ो, हम आपको फेंटी लगाएंगे, आपने जो करना है कर लो, IMF को हमने सेटिस्फाई करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो फ्रेम ऑफ माइंड है गवर्नमेंट का
वो बहुत डिफरेंट है और इसी के हिसाब से चलेगा। और रिएक्शन की वजूहत है कि रिएक्शन क्यों पब्लिक रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं होगा इस स्टेज के ऊपर, उसके फैक्टर्स हैं, अगर टाइम होगा तो वो बाद में बात कर लेते हैं। नहीं आप मैं बता दूंगा डेफिनेटली आस्क यू। हाँ, मैं जरूर बिल्कुल पूछे, आपसे मैं आपको जानूंगा, क्योंकि ये पहली बताऊंगा। बार हुआ होगा कि 60 रुपए जैसा होशरुबा इजाफा और हुआ बिजली का भी पेट्रोल अब में। इजाफा हो रहा है। और बिजली का भी 25 रुपए तक यूनिट चला गया। गैस भी महंगी हुई, गैस भी, हाँ। गैस भी और डॉलर जो है वो 200 से ऊपर जा चुका है। तो उसके बावजूद वो जो रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं वो वैसे नहीं है। पब्लिक रिएक्शन आके डेमोन्स्ट्रेट अमूमन तो कुछ और नहीं तो हमारे प्रेस क्लब्स के बाहर हाँ। सियासी जमातें जो हैं हर जुमे में ये इतवार के रोज़ आके एक जलसा जुलूस करती थी, एहतजाज किया करती थी। वो वजूहत भी आपसे जानते हैं। हबीब साहब आपके पास भी आता हूँ, डॉक्टर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हारिस साहब, ये डॉलर की फ्री फॉल बजट के बाद क्या रुकेगी? और टैक्सेशन के मामला चूंकि फिलहाल ज़ेर बहस है, आप कराची बैठे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, क्या अपडेट्स हैं वहाँ से? देखिए, जैसे हसन अस्करी साहब और हबीब साहब ने फरमाया और ओवैस साहब ने फरमाया, इश्यू जो है वो सबसे मेन जो है वो हमारा IMF है। ठीक है ना, IMF की वजह से हमें सारी कंडीशन और बजट पेश करना है। और मेरे ख्याल में बजट डॉक्यूमेंट जो है माफी के साथ एक यूजलेस होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, तो हमें बजट की जरूरत ही नहीं, हमें तो कीमतें वैसे ही बढ़ानी है। हर चीज की बढ़ जाएगी, बजट हर रोज आता है। अब आपने हमारे पास ही रोजाना बिजनेस पे टिकट चल रहे होते हैं, घी की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, तो डॉलर जो है वो अब हमारा काबू से मतलब चीजें बाहर हो गई। अब हमें जरूरत 1.5-2 बिलियन डॉलर की नहीं है, अभी हमें जरूरत है 25 बिलियन डॉलर की। हमने काफी सारे लोगों को ये तरजीह दी है कि 25 बिलियन डॉलर लें और 25 बिलियन डॉलर का डेट मॉरेटोरियम लगाएं 10 साल के लिए। डेट मॉरेटोरियम का मतलब 10 साल तक हमें 25 अरब डॉलर देने ना पड़े। अगर ये होगा तो हमें कुशन मिलेगा। अगर कुशन चाहिए इससे बहुत बड़ा, ये 1.5-2 बिलियन डॉलर से मसाइल नहीं, ये सब लोन है। क्योंकि हम जो है बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि सऊदी अरब हमसे पैसे देगा, UAE पैसे देगा, चाइना देगा, रोलो, वो ऑल दीज आर लोन। तो सब डेट रिडन हो गया, टोटली डेट रिडन हो गया हर चीज में। 2,500 आपका सर्कुलर डेट है, आपको पता है, 1,000 अरब जो है वो गैस का डेट है। जितना आप टैरिफ बढ़ाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली डेट बढ़ेगा। क्योंकि अब अगर कोई नॉन पेमेंट ऑफ बिल है, तो पहले 10.5 रुपए का बिल होता था, अब वो 15 रुपए का बिल नॉन पेमेंट, तो डेट तो वो ऑटोमेटिकली टैरिफ से भी बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ रहिएगा हबीब साहब। डेट ड्रिवन जी, इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं। देखिए बात, और दूसरा डॉक्टर साहब हारिस साहब की गुफ्तगू खुलासा यही है कि प्योरली IMF ड्रिवन बजट है, क्योंकि आपने उन्हें सेटिस्फाई करना है कि आप चूंकि हमें पैसे दे रहे हैं, लिहाजा हम आपकी तमाम मेरी राय शराइत पर थोड़ी अमल सी करें। एक अलग है। वो कैसे? थोड़ी मतलब अलग, इसी फ्रेमवर्क यही है उसका, मेरी अप्रोच का। वो ये है कि हमने अपने मुल्क के साथ जो कुछ किया है, एक्चुअली IMF इज़ दी ओनली, मतलब IMF जो कह रहा है हमें वो करना चाहिए, ओनली सेवियर है? नहीं, ये ओनली सेवियर है हमारा। हमने जो कुछ अपने साथ कर रखा है, जिस तरह हमने टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं, जिस तरह हम अपनी मजबूरियों की वजह से मखसूस कारखानों के लिए, मखसूस अशिया के लिए, मखसूस लोगों के लिए इनकम टैक्स की कभी हम उन्हें छूट दे रहे हैं, कभी हम उन्हें सेल्स टैक्स की छूट दे रहे हैं, कभी हम कुछ अनटचेबल्स हैं। उसके बाद जिस तरह हमने अपने ताजरों को छूट दे रखी है, जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था, छूट दे रखी है। हमारा 12% ट्रांसपोर्ट, हमारा इलाज सिर्फ यही है कि IMF हमारे साथ रहे, बल्कि हमारे सर पे बैठा रहे। हमने अपने रुपए के साथ जो कुछ किया है, उसके बाद क्या हमें अपने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करना चाहिए था? हाँ, करना चाहिए था। तो अगर IMF ये बात कह रहा है तो इसमें कौन सी खराबी है? क्योंकि हमने तो अपने आप को बर्बाद करने की कसम खा रखी है, हमने तो नहीं करना। ये जो आप इतना इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं, ये किस वजह से? कि हमने अंधाधुंध नोट छापे हुए हैं, हमने पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी को रेंट सीकर्स की इकोनॉमी बना दिया हुआ है। यहाँ पे अब जो बजट की स्कीम नोट आ रही छापने से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देखिए, नेचुरली हमने अपनी प्रोडक्शन साइड बढ़ाने की कभी कोशिश ही नहीं की। ये जो तख्लीक दौलत है, ये जो तकसीम दौलत है, आपके ख्याल में ये मिफ्ता इस्माइल या इस तरह के कबीले के लोगों के हाशिया ख्याल में ये तसव्वुरात आ सकते हैं? क्या कभी पार्लियामेंट में आपने इसके ऊपर कभी डिबेट सुनी? क्या आज जब बजट पास होगा तो क्या उस पर कोई डिबेट होगी? कहाँ डिबेट होगी? बात ये है, ऑपोजिशन तो वहाँ है नहीं, ऑपोजिशन वहाँ पे है नहीं। और राजा रियाज साहब ने अगर डिबेट करनी है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बात ये है कि आपने जब अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं करना, इस मकान की बुनियादों को दुरुस्त नहीं करना,
तो फिर आपने ये तसव्वुर करना है कि IMF हमसे निकल जाए। मैं बखुदा सियासी मुआशियात के एक पोलिटिकल इकोनॉमी के एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे उस दिन से डर लगता है कि जिस दिन IMF हमारे साथ ना रहे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर इस टीम के हाथ, इस पॉलिटिकल जुंटा के हाथ में आपने अपने मुल्क की मुआशियात दी तो ये बर्बादी की तयशुदा रेसिपी है। जिस तरीके से आप चल रहे हैं आप कभी ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। ये जो भी आपका टैक्स जो बजट है, ये जो टैक्स का भी टारगेट है 7.25 का जी, 7.25 का आपने जरा गौर फरमाएं कैसे हासिल करेंगे। 7.25 का आपकी ग्रोथ होगी तकरीबन 4%, तकरीबन इन्फ्लेशन होगा आपका 13%। ये कम से कम है। 13 और 4 17%, 17% आपकी ये टैक्स। इन्फ्लेशन आप तो बताएं। एंटिसिपेट किया जाता है प्रोबेबली इन्फ्लेशन माइट गो अप टू 20। जी, इन्फ्लेशन अगले साल में बहुत ज्यादा बहुत expect ज्यादा। हो रहा है। और अगर तक बहुत भी ज्यादा ये है तो तो बिल्कुल, फिर हाँ, ये ये तो टैक्स टारगेट कम है। 13 तो कुछ भी नहीं है। 13 कुछ नंबर्स में मैंने से 25 तक प्रेडिक्टेड देखा है। हाँ 18 तो जरूर है। 18 प्लस की प्लस बात पे होगी आप जो जो भी बात होगा। 18 प्लस अगर होगी हाँ, अप टू 20 और 25 25 दैट विल बी लीथल। Yeah, और मैं सिर्फ तवक्को ये है, मेरी तवक्को ये है कि सुपर साइकिल कहीं शायद रुक जाए। नहीं, लेकिन इस पहलू के अंदर हबीब साहब जरा ये देखें, ये जो इन्फ्लेशन जितनी आ रही है 20% के करीब, देखें एक क्लास पाकिस्तान इन्फ्लेशन के वाजे अंदर कर दे, महंगाई ये जो आपको मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं चीजों नहीं, के। पाकिस्तान के अफरात अंदर ज़र हाँ, पाकिस्तान के अंदर 2 क्लासेस हैं। एक क्लास वो है जिसको फर्क नहीं पड़ता जितने का मर्जी पेट्रोल हो जाए, जितने की मर्जी टिकट हो जाए, और एक क्लास वो है जिसको बेचारी को खाने का मसला होता है। देखिए ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। चले हो सकता है आप कहेंगे यार ये तो सिर्फ गाड़ी वाला है, नहीं, पेट्रोल की वजह से सब्जी भी महंगी होगी, दाल भी महंगी होगी, गोश्त भी महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा। यानी जब आपका तेल महंगा होता है तो तेल की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। हर चीज जब महंगी होगी तो वो कैसे उसको अफोर्ड करेगा? क्या वो 2000 रुपए की जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होनी है क्या वो सफिशिएंट होगी, या उसको कहाँ कर रहा होगा? 2000 तो ऊंट के मुंह में जीरे की मतलब कुछ नहीं है। 2000 रुपए में साहब वो भी मजबूरी है। IMF ये कहता है, IMF के ऊपर एक जमाने में जब हम आपको ज्यादा नौजवान थे तो इल्जाम लगता था कि जनाब IMF तो गरीब कुश है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम गरीब कुश नहीं, तुम साथ में ये भी किया करो। 2000 भी दिया जी, 2000 दिया करो, ताकि साबित हो जाए कि हम गरीब कुछ हाँ, नहीं। ये अच्छा बहरहाल जी, ये 9000 अरब का बजट है, 4000 अरब से ज़ायद का ये खसारा है। उम्मीद है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि हमने नेगोशिएट किया, IMF को राज़ी की है। ओवरऑल हमारे माहिरीन की ये राय है कि ये IMF ड्रिवन बजट है, उनको सेटिस्फाई करना है, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं टू सर्वाइव, अपनी इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए। इस बजट के बाद इन्फ्लेशन कहाँ पहुँचेगी, महंगाई किस हद तक बेकाबू और मुँह लगाम होगी, डॉलर कब नीचे आएगा, और क्या मरात का भी कोई ऐलान कर रही है सरकार? ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन को आगे रखेंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब हबीब अकरम साहब, जनाब मोहम्मद उवैस साहब, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे साबिक मुशीर ख़जाना जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। कुछ ही देर बाद हमें मज़ीद ज्वाइन करेंगे जनाब आरिफ हबीब साहब, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गहरी नज़र इनकी रहती है। 9000 अरब का ये बजट वॉल्यूम बताया जा रहा है जो वफाकी हुकूमत आज पेश करने जा रही है, और 4000 अरब से ज़ायद का इसमें खसारा है जो बताया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनकी पेंशन्स में इजाफे की नवीद है, तकरीबन 10% का ये बताया जा रहा है, और कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3523 अरब रुपए रखे जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए इस बजट में 1586 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। NFC के तहत सूबों का हिस्सा 4215 अरब होगा। हम चलते हैं जनाब आरिफ हबीब की जानिब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा टाइम दिया। इस बजट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, किस हद तक ये आवाम के लिए माली मुश्किलात का बायस बनेगा? क्योंकि IMF को हम प्लीज़ कर रहे हैं, उनकी जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद करना लाजिम हुआ चाहता है। कोई विंडो है अभी भी इस बजट के होते हुए कि अवामुन नास सुख का सांस लेंगे?
आई थिंक जो प्राइम ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही होना चाहिए कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम को हासिल कर लें। अगर आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो हासिल नहीं होता, उसके बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इसमें अगर कुछ थोड़ी सी जो है सेक्रीफाइस भी देनी पड़े सबको, तो वो सेक्रीफाइस जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की जो वीकनेस है वो है। जैसे आप मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे रिज़र्व्स जो है वो बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जल्द ज़रूरी है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में इंटर हो जाएं, ताकि हमें न सिर्फ आईएमएफ से बल्कि हमारे तमाम और मल्टीलेटरल एजेंसी से और हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से जो है वो डिसबर्समेंट जो है वो शुरू हो जाए हमारे लोन की। तो वो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी है, और उसके लिए जो इन्होंने हदफ रखे हैं, एडिशनल टैक्स के जो हदफ रखे हैं, उसमें से आई बिलीव कि ये जो 1100 बिलियन प्लस जो है वो है, उसमें इन्फ्लेशन और आपके ग्रोथ की वजह से जो है 700-800 बिलियन रेज होना चाहिए। बाकी 300-400 बिलियन के अगर नए टैक्सेस हैं तो वो सब्सिडीज़ को विड्रॉ करके जो है वो रेज़ किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त के जो सिचुएशन है इसमें हम जो है ये इस बजट को सपोर्ट करें। आरिफ साहब, पिछली दौरे हुकूमत में भी एक कंसेंसस किया गया था कि टैक्स नेट को बढ़ाना है और वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, टैक्स नेट में लेके आना है। लेकिन एक बड़ा अच्छा कंसेंसस होने के बावजूद भी उस पर कोई अमली तौर पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। इस सरकार से कोई उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी पैनल बैठा है, हबीब अकरम साहब का, अस्करी साहब और अवैस साहब, ये तो बहुत मायूस हैं कि इस सरकार के होते हुए भी ये टैक्स नेट को हम बढ़ा नहीं सकते। ऑलरेडी जो टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं पे हाथ साफ करने होंगे। जी, आई थिंक देखिए, ये बात तो हमेशा रहेगी, हमेशा ये रहेगी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर बोझ जो है वो इंडस्ट्री पर है। एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता, हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उससे टैक्स जो है वो रिकवर नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ हुई है पिछले 2 साल में इनकम टैक्स में, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में या एफबीआर रेवेन्यू में, वो तो बहुत इम्प्रेसिव है कि 3,800 बिलियन से 4,800 बिलियन और अब 4,800 बिलियन से 6,100 बिलियन है। तो ये तो काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो एक्सपेंस अकाउंट है, जिसमें आपने बताया कि सबसे बड़ा जो हेड है वो सूद का है, जो मार्कअप का है या डेट सर्विसिंग का है, वो डेट सर्विसिंग हमारी जो है वो 3,500 और 4,000 बिलियन है। और वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई है। दुनिया भर में जो है वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, और 4, 4.5%, 1%, 2%, 3%, जो हमारी जैसी इकोनॉमी है उनमें भी जो है वो ये 5, 6, 4% से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं है। हमारे यहाँ ये 14-15% का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो ये बॉदर करता है, और उसको अगर कम करने के लिए जो है वो इक़दाम होने चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे यहाँ मुल्क में कम हो। ये कम हो तो हम बहुत जो है 1,000-1,500 बिलियन रुपीज़ जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में जनाब हबीब अकरम साहब भी, वो भी आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म की जा रही हैं। अगरचे टैक्स एग्जेम्पशन खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे खाद पे अब सेल टैक्स लगाने की बात हो रही है, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उनके ऊपर सेल टैक्स की बात हो रही है। तो जब ये सब कुछ होगा तो क्या हमारी ग्रोथ मजमूई तौर पे हैम्पर नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट है ना हबीब अकरम साहब, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स की प्राइस है उसमें और ओपन मार्केट की प्राइस में जो है वो 200-300 रुपये का जो है वो फ़र्क है। अगर वो सेल्स टैक्स लगेगा और अगर वही जो मैन्युफैक्चरर्स की प्राइस पे हमारे फार्मर्स को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा तो सेल्स टैक्स उसी से रिकवर हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये आईएमएफ की कंडीशन है और उसको अगर मीट करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक कि इससे जो है
कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट को फ़र्क पड़ेगा। और फिर एट द सेम टाइम हमने एक बड़ा एक ज़माने में प्रोग्राम शुरू किया था, वो था प्राइवेटाइजेशन का। अब भी गवर्नमेंट यके बाद दीगरे प्राइवेटाइजेशन करती तो रहती है। क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जहां इतने सख्त मेजर्स लेने की सलाहियत रखती है, जो जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन भी कर पाएगी, या कुछ चीज़ें जैसे रेलवे है उसको कुछ ठीक कर ले, या पीआईए से जान छुड़ा ले, इस तरह की कोई काम, कोई बुनियादी काम? जी, आई थिंक ये कंसेंसस तो मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हुकूमत को जो है ये बिज़नेस से निकल जाना चाहिए, और ये तमाम जो इदारे हुकूमत की तहवील में हैं वो बहुत इनएफिशिएंट चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टील के बाद जो है वो कोई खातिर ख्वाह प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो नहीं सकी, और वो कोर्ट्स इसमें जो है वो उन्होंने इंटरवीन किया और वो कुछ ऐसे फैसले कर दिए कि जिससे मुश्किलात पैदा हो गई। तो अब मैं समझता हूँ कि इस हालात में ये बात जो है वो ज़्यादा जो है मुझे प्रैक्टिकल लगती है कि ये इदारे जो बिल्कुल मुश्किलात में हैं उनमें नया कैपिटल जो है वो इनवाइट किया जाए। तो जो नया इन्वेस्टर है उनमें कैपिटल डाले और गवर्नमेंट को डाइल्यूट कर दे, तो उससे ये है कि उन जो इंटरप्राइजेज हैं उनको नेसेसरी कैपिटल भी हासिल हो जाएगा और उनकी फिर मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये काम करना चाहिए। और मैं यहाँ आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि पाकिस्तान के पास कोई 6 ट्रिलियन रुपीस के ऐसे एसेट्स हैं। उसके ऊपर यील्ड जो है वो हुकूमत को सिर्फ 1% मिलती है, जबकि हुकूमत जो है ये पैसे सारे बोरो करती है और उसको 9, 10, 11% का जो है वो कॉस्ट आती है। तो हर साल 500-600 बिलियन सिर्फ ये जो डिफरेंशियल है यील्ड का और उसकी कॉस्ट का उसका बोझ आता है, प्लस वो बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो सपोर्ट करना पड़ता है, वो एडिशनल बोझ है। बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब हमारे साथ ही आप रहिएगा थोड़ी देर मज़ीद। हमें ज्वाइन किया जनाब खाकान नजीब साहब ने, आप साबिक मुशीर ख़जाना रह चुकी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा टेक्निकलिटीज़ पे तो हम बात करते हैं, बजट के खर्द-व-खाल क्या होंगे, टैक्सेशन का हदफ क्या है और दीगर जो उसके टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं वो ज़ेर बहस रहते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ। अवामुन्नास की अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ इस बजट के हंगाम एक ही फ़िक्र लाहक है, और ये है कि इस बजट के बाद महंगाई कहाँ तक जाएगी, अशय खुरानोश कितनी महंगी होंगी, क्या मज़ीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन मामलात पर आप अवामुन्नास के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दुनिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखें, एक तो यह है कि महंगाई का ताल्लुक बजट के अलावा बहुत सी चीज़ों से है। इस वक्त जो महंगाई है वो कई जगह से आ रही है। एक तो महंगाई आ रही है आपकी कि कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत बढ़ी, तेल की कीमत बढ़ी और आपको उसको पास ऑन करना है। नंबर 2, आपकी महंगाई का ताल्लुक इस तरह से है कि नेपरा ने आपकी बिजली की जो कीमतें हैं उनका दोबारा तायुन किया, वो 7 रुपये 92 पैसे की इंक्रीज है, और ओगरा ने आपकी गैस प्राइसेस का तायुन किया और उसमें 45% की इंक्रीज है। और तीसरी, पेट्रोल और डीजल की कीमत ओगरा ने जब तायुन किया इंटरनेशनल कीमत को देखते हुए तो उसका पास थ्रू है। अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ये है महंगाई की असल सूरत हाल। अब आप ये देखें कि बजट से महंगाई कैसे कम हो सकती है। बजट से महंगाई ऐसे कम हो सकती है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बोरो करके जो पैसे पूरे करती है, यानी कि स्पेंडिंग और जो आपका एक्सपेंडिचर है उसका गैप जब गवर्नमेंट कम करती है तो महंगाई कम होती है। हम ये नहीं कर पाए, सो गवर्नमेंट को इस बजट में ये करना है कि ये जो 4,800 अरब का फिस्कल डेफिसिट इस साल में कैरी हो रहा है ये अगले साल में कम हो जाए। अगर ये कम होगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। लेकिन कैसे कम होगा सर, गिवन सर्कमस्टेंसेस में कैसे ये खसारा कम होगा? सो वेरी गुड क्वेश्चन, और ये है इस वक्त कलीदी सूरत हाल। और अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो पहले तो आई थिंक के समझ ही नहीं पा रही पॉलिसी मेकर्स भी और कौम भी के खड़े कहाँ हैं। देखिए, खड़े यहाँ हैं कि 40 दिन के रिजर्व्स हैं आपके पास टू पे फॉर योर इंपोर्ट्स। 14% की इन्फ्लेशन चल रही है मुल्क में। पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है इंटरनेशनली वो 4.5 गुना बढ़ा हुआ है फ्रॉम इट्स एवरेज।
जो पाकिस्तान का बॉन्ड है इस वक्त जो 22 में खत्म हो रहा है, वो इस वक्त 22% यील्ड कर रहा है, और जो पाकिस्तान का 2031 का बॉन्ड है वो 65 सेंट्स में मिल रहा है टू अ डॉलर। This is the gravity of the situation in which you are presenting this budget. बिल्कुल ठीक। That is where the country stands. और हम इस चीज पे जब वो करते हैं बहस के बिजली 8 बजे दुकानें बंद करें कि 6 बजे, तो I get really worried कि हम नैरेटिव नहीं समझा पा रहे। अब इसमें करना क्या है? देखिए, करना ये है कि जो सेक्टर है ना, जो टैक्स देते ही नहीं है, उन्हें टैक्स देना है। और ये जो सेक्टर हैं, ये डॉक्टर साहब हम बात यही कर रहे थे आपकी आमद से पहले। दोबारा भी आपको मैं जहमत देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मैं ज़रा आरिफ साहब के पास दोबारा जाना चाहूँगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि डॉलर के ऊपर बड़ी इकॉनमी डिपेंड करती है, जिस हद तक उसकी फ्री फॉल हुई उसमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा। कुछ खबरें भी ऐसी फैलाई गई जिसकी वजह से ऊपर चला गया डॉलर। बजट के बाद IMF के साथ मामला अगर तय पा जाते हैं, मामला फहमी बेहतर हो जाती है, दोस्त ममालिक भी हेल्प आउट करते हैं, तो डॉलर को नीचे आ सकता है, ताकि उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि शायद जो शायद खुरनोश हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो बेहतर प्राइसेस में हमें मिलें। इसके कम होने के चांसेस हैं क्या डॉलर की कीमत के? जी, आई थिंक पहले तो आई थिंक ये जो फैसलों में हमने डिले किया है उसकी एक ये सबसे बड़ी वजह बनी कि जिसकी वजह से जो है ये हम मुश्किल हालात में पहुंच गए और डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अव्वल तो ये इतनी ज़्यादा जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए थी। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर IMF के साथ आपको ये विद इन ए वीक्स टाइम जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस पर डेफिनेटली जो है वो एक्सचेंज रेट पे सूदिंग इफेक्ट होगा। फिर इसके बाद जो दूसरी बात हमने बहुत जो IMF के साथ प्रोग्राम नेगोशिएशन में की है कि हमने डॉलर का जो है वो बिल्कुल फ्री मार्केट जो है वो कर दिया। पहले जो मैनेज फ्लोट था वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर था कि हमारी नीड की बेसिस पर हम उसकी जो है वो वैल्यूएशन करते, और उसको इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यूएशन का गिर जाना रुपए का, ये सारी महंगाई का बायस बना है और महंगाई का बड़ा बायस बना है। डेफिनेटली उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल चल रहा है ये भी एक रीज़न है। फिर जल्दी से हमने पास ऑन नहीं किया, ये भी एक रीज़न है। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि हमने जो है ये इसके अंदर जो है वो डिलेज की हैं। अब हमें डिसिप्लिन लाना होगा और डिसिप्लिन ला के ऐसे इकदाम लेने होंगे कि तो क्या 185 190 के आसपास आ सकते हैं डॉलर दोबारा 2-4 माह के अंदर? जी, चांसेस हैं? जी, मैं समझता हूं कि अगर ये हमने मेरिट के फैसले किए, सही जो डिसीजन लिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आरिफ साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी ही ग्रुप की एक रिसर्च में देख रहा था, हमने उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा ही बनाया, रिगार्डिंग लोड शेडिंग। ये बजट के अलावा जो अवाम का सबसे बड़ा, महंगाई के अलावा एक और जो बड़ा इशू है वो लोड शेडिंग है। क़यामत ख़ेज़ गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग का वबाल है, बहुत तकलीफ दह ज़िंदगी अवाम गुजार रहे हैं। तो ये आपके यहाँ से मुझे इल्म हुआ कि 25% जो प्लांट्स की ज़रूरियात हैं सिर्फ वही पूरी कर पा रही है सरकार, क्योंकि जो फ्यूल है या ईंधन जो यूज़ होता है वो बहुत महंगा हो चुका है, उस मद में रकम है ही नहीं। तो लिहाजा प्लांट अपनी 100% एफिशिएंसी के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड शेडिंग मज़ीद भुगतना पड़ेगी या वो किसी तरीके से बेहतर हो सकती है? कुरान में फरमा सकते हैं आप हमारी? जी, आई थिंक इसमें दो जो है वो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले हो गए हैं और उनकी प्रोडक्शन अवेलेबल ना होना भी एक रीज़न है। फिर ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं और जो RLNG है वो भी बहुत महंगी हो गई है और उसकी वजह से जो कॉस्ट पड़ती है उनकी प्रोडक्शन की वो 40 रुपये और 45 रुपये की यूनिट जो है वो पड़ती है। अब इतना महंगा ख़रीद के और फिर ये 18 रुपये में बेचना या डोमेस्टिक को तो और भी बहुत सस्ता जो है वो बेचना, ये तो माली तौर पे पाकिस्तान और गवर्नमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। तो उसमें जो है वो ये गवर्नमेंट को जो है वो फैसला करना पड़ेगा कि क्या इतना महंगा जो है वो करके नुकसान करना ठीक है या कुछ थोड़ा बहुत जो है वो लोड शेडिंग का बोझ डाला जाना जो है वो ठीक है। और उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये कहा गया कि मार्केट्स के टाइम जो हैं वो कम कर दिए जाएं, डे लाइट में ज़्यादा जो है वो काम करें, लोगों को एजुकेट करें
कि आप अननेसेसरी जो है वो बिजली का ज़िया ना करें, ताकि जो है वो आपकी जो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए जो है वो बिजली ज़्यादा यूज़ हो, ना कि उसको ज़ाया करना। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहेगी अकेली तो ये कर सकेगी। इसमें जब तक कौम पूरा यूनाइटेड हो के जो है वो काम नहीं करेगी और साथ नहीं देगी, तो ये मसला जो है वो कभी हल नहीं होगा। और फिर एक पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अभी एनर्जी मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि आइंदा हम जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे जो है बिजली नहीं बनाएंगे। मुझे तो ये लगता है विक्रम साहब कि अभी जो ये हमारे यहाँ सोलर जो है वो बातें होती रही हैं, लेकिन सोलर का हमने कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। मैं तो समझता हूँ कि हर फ़र्द को अपने घर पर जो है वो सोलर पैनल लगाना चाहिए। ये तो एक मुफ्त बिजली है जो आएगी, मिलेगी, और इस पर अगर सब लोग जो है कंट्रीब्यूट करें और अपने अपने घरों पे और अपने ऑफिसेस पे, दुकानों पे ये सोलर पैनल लगा लें, तो आई थिंक उनका ख़र्चा जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ख़ुद अपना भी ख़र्चा बहुत कम हो जाएगा और हमारे मुल्क पर भी जो है बोझ कम हो जाएगा। आरिफ साहब, ऑन अ वेरी लाइटर नोट सर, आपने जो फरमाया ना आरिफ साहब, ऑन अ वेरी लाइटर नोट के एजुकेट, अभी सॉरी आपकी बात मैंने काटी, कि आवाम को एजुकेट करना होगा कि बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए। गिवन सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं कि महंगी है बिजली, नहीं मिल रही तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, डे लाइट में काम करें। मुझे ये लगता है सर कि जिस हद तक बिजली महंगी हो रही है, जिस हद तक चीज़ें महंगी हो रही हैं, अवामुन नास मजबूर हो जाएंगे कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा आरिफ साहब, आपको लगता है ये जो कमोडिटी का सुपर साइकिल है, आप सही कह रहे हैं, ये कहीं रुकेगा और प्राइसेस एक दफ़ा फिर $100 से नीचे आएंगी तेल की? सर अभी हम तो 6 महीने से ये जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये होगा, और हम समझ रहे थे कि बहुत जल्दी ये जो है रशियन वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बट वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो जो बातें आ रही हैं, और पिछले 10-15 रोज़ के अंदर और $10-12 जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं, और वो बातें आती हैं $140 वगैरह की भी जो है आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। तो मैं ये कह रहा था उस बात पर कि जो आपके नाजरीन के लिए है, कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो शख्स जो है वो अगर सोलर पैनल नहीं लगाता अपने घर पे, वो गरीब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। अगर वो ये समझता है कि मेरी आमदनी में मुझे तंग दस्ती है तो मैं सोलर पैनल लगाऊंगा, तो जाके जो है वो मैं अपने आप से और कौम से जो है वो इंसाफ कर पाऊंगा। ये असल में हमारे पास एक ब्रेक आ गई है। अवैस साहब भी, आरिफ साहब आपकी मौजूदगी से हमारे पैनलिस्ट चाह रहे थे मजीद भी आपसे बात करें, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी इस मौजू पर। डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपको बिलखुसूस ज़हमत दे रखी है, डॉक्टर अस्करी साहब बैठे हैं, अवैस साहब, हबीब साहब। खाकान साहब, अगला बहस जो अगला मुद्दा आपकी खिदमत में हम रखेंगे। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, मीनवाइल आप भी चाय पानी पी लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपकी जानिब हम ब्रेक के पहले जाना चाह रहे थे और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहते हैं। फरमाइएगा, जो मौजूद अधूरा रह गया था कि ये लोड शेडिंग्स का जो क्राइसिस है, जो आरिफ हबीब साहब भी रोशनी डाल रहे थे, सोलर पैनल की तजवीज़ भी दे रहे थे, लेकिन जो प्लांट्स जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कॉस्ट पे बेचना मुश्किल है, लिहाजा फिर ये खदशा रहेगा है कि लोड शेडिंग जल्द ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। देखिए भाई, अगर आप ये सोचें कि अगर 1 घंटा लोड शेडिंग होती है तो $163 मिलियन की सेविंग होती है महाना। अगर ये 12 महीने कंटिन्यू होती है तो $2 बिलियन की सेविंग होती है सालाना। अब फैसला आपने ये करना है कि क्या आप ये $2 बिलियन सेव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके रिजर्व्स तो $9 बिलियन के हैं आपके पास। अब आप $2 बिलियन इस पे खर्च करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? आई थिंक फैसला ये है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो जरूर आप लोड शेडिंग को जीरो कर दीजिए। मेरी हम्बल एडवाइस ये है कि पाकिस्तान ने तो कंजर्वेशन मेजर्स लिए ही नहीं है, जबकि दुनिया भर यूएई और अमेरिका, जो कि अमीर तरीन ममालिक हैं, अपनी गैस प्रोड्यूस करते हैं, अपना ईंधन प्रोड्यूस करते हैं, हेवीली कंजर्वेशन मेजर्स ले रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान को कंजर्वेशन मेजर्स ले लेने चाहिए थे। जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी इज ऑल अबाउट फायर फाइटिंग एंड नेवर अबाउट सीइंग इनटू द फ्यूचर, जब आपको दिखाई दे रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव द मनी, कमोडिटी प्राइस हाइक आ रही है,
तो कंजर्वेशन मेजर पिछले 3, 4, 5 माह में हमें ले लेने चाहिए थे पाकिस्तान को। और मैं किसी गवर्नमेंट की बात कभी भी नहीं करता, आई हैव वर्कड विद ऑल गवर्नमेंट्स, आई स्टिल हेल्प देम। पाकिस्तान को इस वक्त ये रियलाइज करना है कि कंजर्वेशन का मतलब है सैटरडे संडे छुट्टी ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि संडे को गाड़ियां सड़कों पर बैन कर दीजिए। इसका मतलब है मुल्क में 5 घंटे की शेड्यूल्ड लोड शेडिंग कीजिए, $500 मिलियन साल महीने के बचा लीजिए। ये वो $500 मिलियन हैं जो इंश्योर करेंगे कि आपका डेट डिफॉल्ट ना हो। पाकिस्तान को ये इंश्योर करना है कि ये जो 8 बजे हम कहते हैं कि जी दुकानें कैसे बंद कर दें, फजर पे काम शुरू करें और मगरिब पे खत्म कर दें, मगरिब घर पढ़ने के लिए 6 बजे दुकानें बंद कर दें। सारी दुनिया की मिसाल तो हम बड़ी खड़ी होकर देना चाहते हैं कि वेस्टर्न ममालिक में ये होता है। अभी मैं 3 वेस्टर्न ममालिक में से गुजरा हूं, पेरिस, बेल्जियम एंड एम्स्टरडैम। 9:30 बजे वहां पे सूरज गरूब हो रहा है और 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। सो प्लीज बी श्योर दैट अगर ये नहीं करेंगे, और ये तो एक चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से सारा मसला हल हो जाएगा, बट आपके सामने मैंने तो नंबर्स रख दिए। नंबर 2, अब असल तरफ आएंगे, बजट में क्या करना है। देखें, बी क्लियर कि ये बजट आपका उस टाइम पे है व्हेन द कंट्री इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट। लेट मी रिमाइंड पीपल अगेन, you have a deficit of $16 billion on the current account, जिसके पैसे नहीं हैं जमा करने के लिए। अगले साल $40 अरब जमा करना है, जबकि पाकिस्तान को क्रेडिट एक्सेस बहुत कम है और क्रेडिट टाइटन हो गया है सारी दुनिया में। जैसे आपने सुना कि रेट्स भी बढ़ गए हैं। सो लेट्स गेट सीरियस एंड लेट्स गेट वेरी सीरियस। बजट में करना क्या है? बजट में 7,255 के टैक्सेस तो कोई भी चीज नहीं है। 6,000 अरब हम इस साल के टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अगर आप 15% की ग्रोथ ही कर लेते हैं, जो नॉमिनल ग्रोथ है, यानी कि 10% इन्फ्लेशन से आ रहा है और 5% अगर आप ग्रोथ कह रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, चलें कर भी लेते हैं, तो आप 6,900 के तो करीब पहुंच गए। सो इतना बड़ा ये टारगेट नहीं है, ये आ जाएगा। पर असल बात यह है कि क्या पेट्रोलियम लेवी लगनी चाहिए पेट्रोल पे, क्या पीडीएल लगनी चाहिए पेट्रोल पे, क्या हम 4 सेक्टर्स पे कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर वहीं खड़े हैं। नंबर 1, 1757 बिलियन की मरात हैं हमारे पास इस वक्त उन तबकात को जिनको नहीं होनी चाहिए। क्या हम कंसेशंस को उड़ा सकते हैं? क्या हम एग्रीकल्चर 20% है इस वक्त उसका हुजम पूरी जीडीपी का, और 2 अरब की टैक्सेशन कलेक्ट होती है, क्या हम इस पे कुछ कर सकते हैं? क्या हम 7-7.5 ट्रिलियन का रिटेल सेक्टर है, बहुत कोशिश हुई कि हम पॉस मशीन्स, वो जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगा सके, पर हम उतनी मशीन्स भी ना लगा सके। क्या हम इस पे कुछ कर सकते हैं? क्या हम अकबरी मंडी को, क्या हम होलसेल ट्रेड को टैक्स कर सकते हैं? क्या हम अपना सेल्स टैक्स बढ़ा के डबल कर सकते हैं, जो कि पोटेंशियल है पाकिस्तान का? क्या हम अपना इनकम टैक्स बढ़ा सकते हैं उन तबकात पे? पाकिस्तान में 7.5 करोड़ रुपए पे हाईएस्ट टैक्स रेट हिट होता है। चंद अफराद होंगे जो कि 7.5 करोड़ करते हैं, इसको 2 करोड़ कर दीजिए, और जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स है उनका टैक्स कम कर दीजिए। You know, it is not difficult. The monies are there. डॉक्टर साहब, ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू है, जी खुश हो रहा है ये गुफ्तगू सुन के, लेकिन जिन्होंने ये फैसले करने हैं क्या वो ये कर पाएंगे? मेरा आपसे सवाल एक तो ये है, और दूसरा सबसे अहम नुकता ये सारे बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस होंगे। जामी साहब, नहीं, इसमें देखिए कौम को एतमाद में लेना पड़ता। मसलन आप अगर कौम को बताएं कि हम आपको बेल्जियम की तरह का माहौल देंगे, आप वहाँ पे बेल्जियम की इकॉनमी को आप तरह देखें, वहाँ पे आप डेवलप, जैसे अभी बात कर रहे थे पेरिस की और जैसे वो बेल्जियम की, अब मसलन हम उसको, बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क है, अभी जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि हम उसको स्टडी करें और डिस्पैशनेटली स्टडी करें। हम अगर उस छोटे से मुल्क को स्टडी करें कि उसने कैसे अपने आप को पूरी दुनिया में इस काबिल समझा, क्या पूरी दुनिया का सरमाया सिमट के वक्त पे जा रहा है, तो हमें, मेरा ख्याल ये है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की तरफ गौर करना पड़ेगा, और ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं इनके ऊपर हम तवज्जो करें तो बहुत सारी बेहतरी हम अपने अंदर ला सकते हैं। प्रॉब्लम लाइज, डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम 2 हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। ये अनपॉपुलर डिसीजंस होंगे, ये कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन गिवन सर्कमस्टेंसेस, जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है मुआशरे में,
कोई भी ये करने को तैयार नहीं होगा। हत्ता कि खान साहब ने भी अपने आखिरी 3-4 माह में, कल उन्होंने कहा कि मैंने पोलराइजेशन नहीं है जितनी बेल्जियम में। जी बिल्कुल है, वहां पे एथनिक ग्रुपिंग इतनी बड़ी, लैंग्वेज और एथनिसिटी पे है, वो लिंग्विस्टिक की है, एथनिसिटी की है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स की है। सर मैं सर आपसे अर्ज़, कल खान साहब भी कह रहे थे कि मैंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया और 10 रुपये कम किया पेट्रोल। देखना ये पॉपुलर बयानी है। उसके पैरेलल जो इस वक्त की गवर्नमेंट कर रही है उसको 30 रुपये एक बार, 30 रुपये दूसरी बार बढ़ाना पड़ गया। जो सोल्यूशन खाकान नजीब साहब दे रहे हैं उस पर अमल करना आसान होगा? नहीं, देखिए बातें तो बिल्कुल अच्छी हैं और सही हैं कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इकोनॉमी को डोमेस्टिक सोर्सेज पे कन्वर्ट करना। इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है एक्सटर्नल सोर्सेज पे है, यहाँ से खैरात मिल गई, वहाँ से खैरात मिल गई, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इनसे आप करते हैं। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब तक आप डोमेस्टिक बेसिस नहीं करते, डोमेस्टिक सोर्सेज इकोनॉमी के नहीं बनाते, पाकिस्तान का क्राइसिस ओवरकम नहीं होगा। लेकिन असल में जो हमारी पॉलिटिक्स है इस वक्त, प्रॉब्लम हमारी ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। इनिमिकल का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इसका उर्दू पता नहीं क्या होगा, कि पॉलिटिक्स जो है वो इनिमिकल है हमारी इकोनॉमी के लिए। एक अच्छी खबर आ गई है। हाँ हाँ, एक अच्छी खबर आ अच्छा। गई है। विफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा था उसे 10 की बजाय 15% करने का ये फैसला किया है। आप सब के लिए निस्बतन एक अच्छी खबर है कि विफाकी काबीना के हवाले से इत्तला हमें मिली है। अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये शुक्रिया IMF का अदा करें जी, शुक्रिया उनकी मर्जी के बगैर तो ये हो नहीं सकता। हबीब साहब ने फॉर्मूला समझाया था। बहरहाल खबर यही है कि विफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी देते हुए ये फैसला किया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। पेंशन और जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, हर बजट में सबसे ज़्यादा तवज्जो इस मामले पर होती है। तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा होगा, जबकि पेंशन होल्डर्स की पेंशन में 5% इजाफा होगा। इब्तदाई तौर पर यह खबर थी कि गालिबन ये इजाफा 10% के आसपास होगा, लेकिन अब ये तस्दीक हो रही है कि वफाकी काबीना ने बजट पेश करने से पहले ये मंजूरी दी है कि इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, जबकि पेंशन होल्डर्स की पेंशन में 5% का इजाफा बराबर हो गया ना। पहले 10-10 करते थे, अब वो 15 और 5 कर दिया, बैलेंस बराबर हो गया ना, बैलेंस 20 पे गया है ना। और वो भी शुक्रिया IMF का ना, IMF का बिल्कुल, उसके बगैर नहीं हो। इसलिए कि कल भी हमें इतला थी कि कल भी हुकूमत पाकिस्तान और IMF में गुफ्तगू हुई है। यानी कल जब ये वो आपका इकनॉमिक सर्वे आ रहा था तो वो कल भी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद इस पर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है। क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा था ना कि IMF, वर्ल्ड बैंक अब थोड़ा सा अवामी खिदमत की भी तो आपको तवज्जो देते हैं ताकि तलखी जो है उनके फैसलों की कम हो जो है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक यहाँ पर आन पहुँची है। बजट आज पेश करने इस नई सरकार ने, नया इम्तिहान है सरकार के लिए, किस हद तक रिलीफ का ऐलान करते हैं देखना होगा। अवैस साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी और जनाब हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपको मजीद भी हम जहमत देंगे। एक वक्फा है यहाँ न्यूज़ बुलेटिन का, उसके बाद 4 बजे इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।